स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 33 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ देखेंगे उनके अन्य तथ्य। तो हमारा पहला प्रश्न जैसा कि दिया हुआ है, हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, तो साक्षरता के लिए तो है ही नहीं। फिर नव भारत साक्षरता अभियान, तीसरा है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान जो है वो 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये लागू किया गया है, शुरू किया गया है। इसको अप्रैल 2022 से लागू किया गया, अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य एयर एम्बुलेंस, वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है ओडिशा, चौथा है मध्य प्रदेश। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस है ना, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है उन्होंने यह शुरुआत की है। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ओडिशा, है ना। अब हम चलते प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? किसने यह दर्जा दिया है? तो विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर तीसरा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। प्रश्न नंबर चौथा हमसे पूछ रहा है कि किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली विधानसभा बन गई है ना। तो पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए इसने लॉन्च किया नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो पहला हमारा पंजाब, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है नागालैंड, चौथा है उत्तराखंड। इनमें से कौन सा वह राज्य है जो यह बन गया है? तो हमारा सही ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड जो है पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। प्रश्न नंबर 5वां पूछ रहा है डिजिटल भुगतान उत्सव कहाँ मनाया गया? डिजिटल भुगतान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हमारा सही ऑप्शन है नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारत सरकार। इसी के क्रम में डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। अब हम चलते प्रश्न नंबर 6वें पर। प्रश्न नंबर 6वां हमसे पूछा गया प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं की नोडल एजेंसी कौन सी है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं की नोडल एजेंसी है गृह मंत्रालय जो है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं की नोडल एजेंसी है। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपदाओं को कम करने हेतु वैश्विक सम्मेलन याकोहामा कब किया गया? आपदाओं को कम करने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, याकोहामा सम्मेलन, वो कब किया गया था? तो 1952 हमारा ऑप्शन दिया गया, 1945, 1992 और 1994 दिया गया है। 1994 हमारे ऑप्शन में दिया गया, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। 1994 में याकोहामा में सम्मेलन किया गया था आपदाओं को कम करने हेतु। आपदाओं में और 1994 में जो याकोहामा में किया गया था, लेकिन 2005 में ये ह्यूगो में किया गया था। 2015 में ये सेंडाई में किया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क भी इसी के थ्रू लाया गया था। तो हमारा होता है प्रश्न नंबर 8वां। हम चलते प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की बात कर रहा है इधर। ये कब शुरू की गई? 2020, 2013, 2004 और 2005। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना? तो
इसका सही ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक्चुअल में इसका ऑप्शन आप खुद ही लिख लीजिएगा। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2016 में 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। प्रश्न नंबर 10वां हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? 2015, 2013, 2014 और 2019। तो इनमें से कब की गई थी? 2013 में। 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। अब प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है? तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला है 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 12 और 6 से 10 और 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे। तो इसका सही ऑप्शन है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मध्य प्रदेश की पहली मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित की गई? मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित की गई? इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद या ग्वालियर, इनमें से कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है होशंगाबाद। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की पहली मदर मिल्क बैंक स्थापित की गई है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया हमसे, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो पहला दिया गया 1998, दूसरा दिया गया 1972, तीसरा है 2001, चौथा है 1985। तो हमारा सही उत्तर जो है 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 13। अब हम प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है कि निम्न में से मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं ना? पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो पहला है पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक या ह्यूमेलिन, है ना? तो इनमें से सही ऑप्शन है परजैविक। परजैविक जो होते हैं मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। परजैविक जो होते हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। और 15 जो हमारा 15वां क्वेश्चन दिया गया कि भूकंप मापने में उपयोग किया जाने वाला तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या रहती है ना? तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या रहती है? 1 से 12, 1 से 7, 1 से 15 और 1 से 5। इनमें से क्या रहती है? भूकंप मापने में जो रिएक्टर पैमाना यूज़ किया जाता है, उसका रिएक्टर पैमाने की जो स्केल में रहता है वो कितना होता है ना? तो पहला 1 से 12, जो हमारा 1 से 12 है ना, 1 से 12 तक के नंबर उसमें होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ना? सही ऑप्शन हमारा आता है 1 से 12। इसके लिए मार्केली स्केल का भी उपयोग किया जाता है। मार्केली स्केल, है ना? मार्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। अब हमारा होता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है ना? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है? लगभग वहाँ बाढ़ आती रहती है। तो पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा है उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा वह राज्य है? तो ऑब्वियस सी बात है कि असम वो राज्य है जहाँ लगभग अक्सर बाढ़ आती रहती है। उसका कारण है कि वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का निकलना। ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से पहाड़ों से नीचे आती है, इस वजह से वो अधिक तीव्रता में आती है और इसी कारण से वहाँ बाढ़ ज़्यादातर आती रहती है ना? तो इसका कारण भी और इसके अलावा अन्य कारण है कि नदी के मार्ग के पास भूस्खलन है ना? तटबंधों का निर्माण नहीं हो पाता क्योंकि उसका नदी का जो बहाव बहुत तीव्र रहता है ना? नदी के मार्ग का अवैध अतिक्रमण, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में गाद जमा होना, तो ये इसके अन्य कारण हैं असम में बाढ़ आने की। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण है? सुनामी आने का कौन सा एक कारण है? एक, निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप, तरंगों का उठना, हवा का प्रभाव और जरीय बल। तो निम्न स्खलनीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप जो होता है वो सुनामी का मुख्य कारण होता है ना? मुख्य कारण क्या होता है? उत्पन्न हुआ भूकंप। अगर भूकंप जो होता है समुद्री क्षेत्रों में आ जाता है ना? तो वहाँ क्या होता है? सुनामी आ जाती है। वहाँ का पानी जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरों में उठने लगता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं।
प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, किन महीनों में वो ज़्यादा भयानक हो जाता है ना। प्रश्न नंबर 18 पूछा हमसे गया है कि किन महीनों में वो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात भयानक होता है। तो पहला है मई जून, दूसरा है जून जुलाई, तीसरा है अगस्त सितंबर, चौथा है अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में वो ज़्यादा भयानक होते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि भारत में तृतीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी। भारत में तृतीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई, तो इसका सही ऑप्शन है 2017। 2017 में भारत की तृतीय स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुई। अभी हमसे मिल्क बैंक पूछा गया था ना, मदर मिल्क बैंक। तो मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद में स्थापित की गई है। हमसे पूछ रहा है पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई है। तो पहला है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है होशंगाबाद, चौथा है ग्वालियर। इनमें से कहाँ किया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में स्थापित की गई है। इस प्रकार आज के हमारे होते हैं 20 प्रश्न। अब इसके आगे जो आज का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रदूषणकारी वस्तुओं की आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स किसके द्वारा लगाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाया गया है। तो दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स किसके द्वारा लगाया गया है प्रदूषणकारी वस्तुओं की आयात पर नियंत्रण के लिए। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, दूसरा है यूरोपियन यूनियन, चौथा है तीसरा है ब्रिक्स देशों द्वारा, और चौथा जो दिया गया यूनिप द्वारा है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। किसके द्वारा ये चलाया गया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। कमेंट बॉक्स पे आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगली वीडियो में इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। अब जो पहले प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बताया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बताया गया है। और इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो दिल्ली है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी लगातार दूसरी बार बन गई है। लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया था। तो ये होता है आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एवं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।